उस राशि की जो एनर्जी है वो उसको ऑब्जर्व करेगा और फिर बिहेव करेगा। पहले मैंने सिर्फ आपको एक मीनिंग बताया था, अब यहां बिहेव की बात कर रहा हूं। मान लीजिए गुरु 1 नंबर राशि में बैठा है। अब गुरु 1 नंबर राशि में बैठा है यानी मेष में, उसका ट्राइन बनेगा 159 से। अब गुरु यहां पर एनर्जी ऑब्जर्व करेगा सबसे पहले मेष राशि की। जब वो एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा मेष राशि की, तो वो जो बिहेव करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका एरिस का है, लेकिन बिहेव करते टाइम वो ट्राइन की जो दूसरी 2 राशियां हैं 5 और 9, उनका भी उसने बिहेवियर के अनुसार रिजल्ट देने की कोशिश करना है। यानी गुरु, यानी वो जातक शुरुआत तो अपने जीवन की एरीज राशि से करेगा, एग्रेसिव नेचर से करेगा, लेकिन आगे चल के वो सेजिटेरियस और सन जैसा भी हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर नेगेटिव हो गया तो सन ईगो को इंडिकेट करता है, और जो 9 नंबर है सेजिटेरियस वो ज्ञान को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है वो अपने ज्ञान का मिसयूज करे ईगो में आके। तो इस तरीके से हमें ये चीजें देखनी है। और जो 5वां जो फाइनल पॉइंट जो मैं देखता हूं, ये 159 पे जो मैंने देख लिया कि राशि का फ्लेवर डाल दिया, एनर्जी ऑब्जर्व करा ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन बाद में अगर उस पर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए यहीं पर कहीं राहु आ गया, केतु आ गया, मार्स आ गया या चंद्रमा आ गया। सबसे डेंजरस जो है भृगुनंदी नाड़ी में वो चंद्रमा है। आप लोग अभी तक वैदिक जब करते हैं तो चंद्रमा को बहुत सभ्य मानते हैं, लेकिन जब मैं भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को लेके प्रिडिक्शन इन्वॉल्वमेंट करके करता हूं तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा ऐसा बदलाव दे सकता है जहां पर आपको सिग्निफिकेंस को पकड़ना बहुत मुश्किल है। चीटिंग का कारक है, आपके नुकसान का कारक है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर कोई नुकसान होगा उस टाइम पे चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। वैसे भी चंद्रमा जिस तरह से गुरु साल को इंडिकेट करता है, सूर्य महीने को इंडिकेट करता है, चंद्र जो है उस दिन को इंडिकेट करता है जब आपके साथ वो इवेंट होनी है। ये प्रोग्रेशन के प्लैनेट्स हैं जब हम लेंगे, उसके अलावा इनका इंपैक्ट राहु केतु से भी होगा। तो बहुत प्रकार से कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए उसका चंद्रमा का बहुत प्रिडिक्शन अगर पॉजिटिव में लेना हो तो एनर्जी को भी, अपनी एनर्जी को भी, और जो सामने वाले की जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं उस एनर्जी को भी हमें बहुत पॉजिटिव वे में यूज करते हुए ही हम अगर करेंगे, तभी हमें चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तो ये जो पहली स्लाइड है इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर, बराबर है। ठीक है जी। अब चलते हैं ये सेकंड स्लाइड। ये सेकंड स्लाइड पे मेरे को बात नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने कारक तत्व दे दिए। इस सेकंड स्लाइड में आप फिर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे पीछे कर दूंगा कि ये सिर्फ आपकी एक हेल्प लेने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैंने लिख के दिया है। बट ये आपके लिए क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगी तो आप इसको देखिएगा या रिकॉर्डिंग में करके, तो एक एक कारक तत्व आपको पता है। ये स्लाइड सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए है कि ग्रह के कारक तत्व आपको पता होने चाहिए। और राशि के मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि राशि का बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पहले से ही पता है और उसको ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। वो जो 4-4 5-5 चीजें हमें पता है ना, उन्हीं को बेसिक रखना है, उसी को यूज करना है। जब आप उसमें मास्टर हो जाओगे तो अपने आप ही आपको इंट्यूशन मिलने लग जाएगी। इसलिए मैं राशि का वो जो दिया हुआ है पहले वही उतने ही 4-4 3-3 शब्द रखे हैं, ग्रहों के मैंने बहुत बदल दिए। आप वो देखिएगा कि जब मैं अब आपको सामने प्रैक्टिकल चार्ट करूंगा तो कैसे हम उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। अरे ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए जी।
आज का जो पहला चार्ट है मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नाम भी बताऊंगा इसका, कौन जातक है, इसका प्रोफेशन क्या है, वो सब बताऊंगा ताकि आप इसको कोरिलेट करें, तभी आप सीखेंगे। लेकिन इसमें साथ में एक चीज और बनाई हुई है, ये तो है आपका लगन चार्ट। इसको जन्म कुंडली बोल लीजिए, बर्थ चार्ट बोल लीजिए, राशि चार्ट बोल लीजिए, या D1 बोल लीजिए। हम भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ D1 चार्ट लेके ही प्रिडिक्शन देते हैं। मैं ना D9 लेता हूं, ना भाव चलित चार्ट लेता हूं, मैं सिर्फ राशि चार्ट ही लेता हूं। आप जो मर्जी सॉफ्टवेयर से ये चार्ट आप बना लीजिए ऐसा, लेकिन जब ये चार्ट बनाएं तो ये डिग्री आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें डिग्री ग्रहों के साथ नहीं लिखी हुई है तो आप कोई बात नहीं, उसको आप जब चार्ट बनाए तो दूसरे पेज से वो डिग्री देख के इसको अपने वो ग्रह के साथ वो लिख लीजिए। बस इतना काम आपको करना है। दूसरा जो आज आपको काम करना है, पहला कि वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बतानी है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जैसे 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उन ग्रहों को भी हम जैसे ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, वो 1, 5, 9 राशियों को ईस्ट बोलते हैं, 2, 6, 2, 10 को साउथ बोलते हैं, 3, 7, 11 को पश्चिम बोलते हैं, और 4, 8, 12 को पूर्व या नॉर्थ बोलते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन लिखी है नॉर्थ, और इसमें बीच में जो ब्रैकेट लिखी है, ये भाव नहीं लिखे हैं, ये राशियां लिखी हैं। अगर इस चार्ट में देखोगे, 4 राशि नंबर 4 है जो 12 नंबर घर में है। हमने घर नहीं लिखा है, हमने राशि लिखा है। अगर मुझे यहां पर 4, 8, 12 राशियां लिखी हैं तो इनमें से मुझे सिर्फ एक बुध ग्रह मिलेगा, वो मैंने यहां ऊपर लिख दिया। ठीक है जी विपुल जी, जिगर जी, तरेश जी, बराबर सर, ठीक है। बराबर। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे लिख रहे हैं। इसी प्रकार 1, 5, 9 की राशियां आप देखिए। 1 नंबर राशि जब देखेंगे तो यहां शुक्र और सूर्य है, तो सूर्य 10 डिग्री का है, सूर्य 10 डिग्री का है, और जो शुक्र है वो 14 डिग्री का है। तो मैंने यहां पर पहले सूर्य को लिखा है 10 डिग्री का, यहां आप देख लीजिए, कम डिग्री वाले ग्रह को पहले लिखना है। उसके बाद शुक्र को लिखा है 14 डिग्री पे, और 5 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है, और 9 नंबर राशि में राहु 16 डिग्री का है, चंद्रमा 25 डिग्री का है। तो यहां पर डिग्री वाइज पहले कौन सा आ गया? सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्र आ गया। अभी कैसे रिजल्ट देगा ये मैं प्रिडिक्शन इसके साथ आपको बताऊंगा, लेकिन ये साथ में डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी, कोई चीज छूट नहीं जाए, तो इसलिए जब कभी भी आप बनाएं ऐसा चार्ट बनाएं और उसके बराबर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बनाएं। और जो साउथ डायरेक्शन है 2, 6, 10, तो 2 नंबर की राशि कहाँ है? यहाँ 10वें भाव में, तो मैं सिर्फ 2 नंबर की राशि ले रहा हूं। 2, 6, 10, यहां पर 3 ग्रह बनते हैं, और 3 ग्रहों में गुरु 16 डिग्री का है, और फिर मंगल नहीं है, उसके बाद शनि देखना है जो 24 डिग्री का है, और फिर तीसरे नंबर पर गुरु है, ये यहां लिख दिया। इसी प्रकार 3, 7, 11 का देखेंगे, 3, 7, 11 राशियों में सिर्फ केतु 16 डिग्री पे दिया हुआ है, तो केतु को लिख लिया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी। यस सर। अब चलते हैं, इस जातक को पकड़ते हैं। किसी भी चार्ट को अगर आपने रीड करना है, पहले कोई भी जातक हमारे पास आया हो उसके बारे में जानेंगे ना, यानी जातक आया है तो इसका मतलब किसको पकड़ेंगे? पहले हम गुरु को, क्योंकि गुरु जो है हमारे पास वो नेटिव है। मैंने इसको गुरु को पकड़ा, गुरु नेटिव है। गुरु के साथ कौन सी राशि में बैठा है? ये 10 नंबर में, मकर राशि में। मकर राशि में। तो अभी जो मैंने आपको बताया, गुरु 10 में बैठा है, तो ये जातक कैसा होगा? इसकी जातक का जीवन भर जो काम होगा, इसको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, फ्रंट पे आके काम करना पड़ेगा। अगर ये फ्रंट पे आके काम नहीं करेगा तो इसको
दिक्कत होगी। दिक्कत किस रूप में होगी? दिक्कत कोई भी जब आदमी को होती है तो शरीर में होती है। दिक्कत का मतलब किसी भी रूप में गुरु जातक है तो उसको दिक्कत होगी, या तो उसके काम में आएगी, या उसके शरीर में आएगी, या उसके जीवन का हिस्सा बने। अब इसके साथ मंगल किसका कारक है? स्किल का। हाँ, स्किल का कारक आप ले सकते हैं। मंगल खेल का कारक भी है, मंगल आपकी ओवरऑल बॉडी का कारक भी है ना। अगर जीव है कोई, मतलब कोई है, उस जीव की बॉडी कैसी है, वो कैसी दिखेगी? मंगल के जैसी दिखेगी ना उस जीव की बॉडी। स्ट्रॉन्ग दिखेगी। मतलब थोड़ा सा मजबूत होएगा ना शरीर से। वो क्यों मजबूत होएगा? क्योंकि मंगल अब यहां पर उच्च का बैठा है ना 10 नंबर में। समझ गए? नहीं समझे तो बोलिए प्लीज। हाँ नहीं, ऊंच नीच समझ का गए वो सर। लिस्ट, ऊंच नीच का लिस्ट पता नहीं है कहाँ पे ऊंच रहता है, कहीं मैं पे अब नीच अभी रहता है। आपको बता देता हूं, वो आप लिख लीजिए क्योंकि आज प्रिडिक्शन में यूज होगा। अगर हाँ, सबसे पहले देखते हैं गुरु, गुरु 4 नंबर में उच्च का रहेगा, कर्क राशि में उच्च का रहेगा। ओके। और उसके अपोजिट जो उंगलियों पे गिन लीजिए, कोई भी राशि जहां पर उच्च की है उससे अपोजिट 7वां राशि वो नीच का हो जाएगा। 4 से शुरू करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 4 नंबर से अगर गुरेंगे तो अपोजिट 7, 10 नंबर राशि आएगी ना। 10 नंबर आएगी। तो गुरु 10 नंबर में नीच का। ठीक। ठीक है। इसी प्रकार अगर मंगल जो है, मंगल 10 नंबर में उच्च का है, मंगल 10 नंबर का उच्च का है, तो 10 नंबर से उंगलियों पे शुरू कीजिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 आएगा ना, 4 में नीच का हो जाएगा। ठीक। ठीक है। तो ये अभी फिलहाल जैसे जैसे मैं ग्रह को कंसीडर करूंगा आपको बता दूंगा। यहां पे कल क्लियर हो गया सर? यस यस। और शनि जो है, क्योंकि ये ट्राइन में 2, 6, 10 में शनि भी आ रहा है, तो शनि 7 नंबर राशि में उच्च का होता है। तो 7 नंबर के अपोजिट क्या आएगी? 1 नंबर। तो शनि 1 नंबर में नीच का हो जाएगा। ठीक है जी जगर जी, ये क्लियर हो गया? क्लियर है। ठीक है। अब आप चलते हैं, गुरु जातक है, नीच का होके बैठा है, तो इसका मतलब जातक में कुछ तो कमी होगी। मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे। ठीक है। तो मतलब मंगल जो है वो बिल्ड है, स्ट्रांग है, तो नीच भंग भी हो गया। अगर कोई ग्रह का जिस राशि में नीच का है उसी का स्वामी उच्च का होकर उसके साथ बैठ जाए तो राशि का नीच भंग भी हो गया, ग्रह का नीच भंग भी हो गया। ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। समझ गए? सचिन तेंदुलकर के एवरीथिंग बढ़िया है। बिल्डअप कैसी है? थोड़ा सा हेल्दी किस्म का दिखता है ना। हाँ। ठीक है। लेकिन हाइट में छोटा है भाई। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें? नहीं, हाइट नहीं। तो क्योंकि मंगल एक सेनापति है, सेनापति तो ऊंचे कद काठी का होता है ना उच्च का होने की वजह से। लेकिन गुरु नीच का होने की वजह से उसको क्या कर दिया? कम हाइट दिया। कम हाइट दी। उसका और कोई कारक तत्व नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो उसके चीज का, गुरु वाले चीज का, वो चाहे नीच भंग हो वो छोड़ेगा नहीं उस चीज को। आप ये बात मान के रखिए। अब आप ये जरूर मुझसे कह सकते हैं कि गुरु एक राशि में 45 दिन रहेगा, और ना सॉरी, मंगल एक राशि में 45 दिन रहेगा और गुरु एक राशि में 1 साल रहेगा। तो यानी जब सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के लिए तो जुपिटर और मार्स यही होंगे ना। बराबर है। क्या सारे बंदे कद के छोटे ही थोड़ा ना पैदा हुए होंगे भाई? बराबर। ठीक है। अब
उस कद को देखने के लिए, हाइट को देखने के लिए अब हो सकता है कि और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ वहां पर इफेक्ट डाल रहे हो, लेकिन वो 45 डेज के लिए सिर्फ सूर्य और शुक्र और बुध और राहु, सॉरी, चंद्रमा की ग्रह को छोड़ के बाकी सारे तकरीबन वहीं रहेंगे। अगर वो 45 डेज में कोई साइन चेंज होगा तो वो सिर्फ बुध का, शुक्र का, सूर्य का और चंद्र का ही होगा, और बाकी तो सारे वहीं बैठे होंगे ना। तो लेकिन ये कहने का मतलब क्या है कि कुछ उस जातक के वो कारक तत्व में जो मंगल का वहां पर उसको अच्छा मिल रहा है, तो गुरु का उसका कम मिलेगा। कैसे कम मिलेगा? कि हो सकता है कि गुरु उस बंदे को नॉलेज कम कर दे। गुरु तो वैसे स्मार्ट होता है ना देखने में। अरे भाई, गुरु नॉलेज वाला है, गुरु तो एक बहुत अच्छी इमेज वाला बंदा दिखाया गया है ना हमारे शास्त्रों में। यस यस, करेक्ट है। कि मतलब गुरु ऐसा नहीं दिखाया गया कि हाँ। मतलब काला पीला या मतलब ऐसा ही, मतलब सूरत का। गुरु का एक तेज होता है चेहरे में, रंग रूप में मत जाओ। गुरु के एक चेहरे पे तेज होता है, एक ऑरा होता है गुरु का, जिसको देख के लोग तभी तो गुरु बनाते हैं ना उसको। हम्म। तो ऐसा जातक ऑरा में अगर होगा तो उसकी नॉलेज भी थोड़ी कम हो सकती है ना, किसी भी प्रकार के। मैं कह रहा हूं किसी में हाइट कम होगी, किसी की नॉलेज कम होगी, या कोई अपनी नॉलेज कम होने के बावजूद, आपने देखा ही ना आजकल कितने बाबा बने बैठे हैं, आधे जेल में भी हैं। तो उनके सही है। कर्म में कुछ गड़बड़ तो आ सकती है ना। हम्म। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइए कि वो जातक अगर गुरु है उनका, आप उन बंदों का क्या करेंगे? कुंडली सर्च कीजिए उन गुरुओं की, और देखिए जुपिटर किस राशि में बैठा है और किस ग्रह के साथ उनकी युति है, और ऐसा उनके जीवन में क्यों हुआ। ये तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली है। इसके अलावा मैं एक कुंडली और दिखाऊंगा आगे, सेम कुंडली है। ये बंदा तो क्या स्टेटस है, इसको भारत रत्न मिला हुआ है। भारत रत्न मिला है ना सचिन तेंदुलकर को। बराबर। तो ये तो इसका देखना है ना कि हमने भारत रत्न इसकी कुंडली में कैसे मिल सकता है। लेकिन दूसरा जो चार्ट दिखाऊंगा वो तो सर्वाइवल करने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसी के साथ अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं नेक्स्ट चार्ट। तो अभी मैंने क्या कहा कि आप कभी भी इमोशनल मत होइए। एस्ट्रोलॉजी में हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, बहुत कुछ हमें इन बिटवीन टू सेंटेंस या टू लाइंस के पढ़ना पड़ता है। तो मैंने आपको ये पहले क्या समझाई कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, नो डाउट उसके पॉजिटिव भी मिलेंगे, ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव एसोसिएट जरूर रहेगा। ओके, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। शनि मैंने बोला, गुरु से हमने लिया सचिन, मंगल से क्या लिया? स्किल। शनि से क्या लिया? प्रोफेशन। प्रोफेशन। तो हम ये कह सकते हैं ना, इस जातक का प्रोफेशन स्किल वाला होगा, या मंगल से हम खेल भी ले सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना, ये जातक मंगल को वो करके अपना खेल को ही अपना प्रोफेशन बना लेगा, ये भी कह सकते हैं ना। बराबर है। अब थोड़ी देर की बात, ये तो सचिन है, चार्ट को पढ़ के बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं। चलो, अब थोड़ी देर के बाद अब अपना ओपन अप हो जाइए, और अपने आपके दिमाग में जो सेंटेंस आ रहे हैं वो बोलिए स्किल से। भाई, शनि और मंगल इंजीनियरिंग का कारक भी तो है। हम्म। तो ये जातक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, ये जातक शनि और मंगल एडवोकेट के भी कारक है ना, जो जुपिटर लॉ का कारक भी है, तो ये जातक वकील भी तो हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है। बराबर है। मंगल जो है वो आर्मी का कारक है, ये जातक यूनिफॉर्म वाली जॉब भी तो कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें इस तरीके से आपको यूज करनी है, देखना है। अब इस जातक के चार्ट पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि इसके ग्रह हमने जो यूज किए वो क्या है? जुपिटर, सैटर्न, मार्स है ना। हम्म। तो जुपिटर जातक है, सैटर्न स्लो है,
मार्स सेनापति लीडर है, तो सचिन एक दिन में तो सचिन नहीं बन गया होगा ना, किससे बना होगा? वो मेहनत से ही तो बना होगा, मेहनत से बना हुआ है। तो जुपिटर सैटर्न का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जातक बहुत मेहनत करने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, लेकिन एक दिन अपनी फील्ड का नंबर 1 खिलाड़ी बन जाता है। आपको जुपिटर सैटर्न मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, यही सेम सेंटेंस है, ठीक है। अब ये बना कैसे? क्योंकि जुपिटर ने फाइनली मार्स से मिलना है ना। कम ग्रह का ग्रह कौन सा है? कम डिग्री का ग्रह कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। और जुपिटर ने फाइनली किसके पास जाके मिलना है? मार्स के पास। मार्स के पास। अगर कोई भी जातक अपनी जीवन में, जिंदगी में सही एनर्जी का यूज करते हुए छोटी डिग्री वाले ग्रह से चल के बड़ी वाले को यूज करेगा, उसको सफलता मिलनी तय है। अब इसने तो खेल में यूज की, इसने पॉजिटिव की, ये गुंडागर्दी लड़ाई झगड़ाई में भी तो कर सकता था भाई। जरूरी थोड़ा ना कि सारी चीजें सभी की अच्छी होंगी। एनर्जी जो वातावरण की मैंने आपको बात कही, समझ रहे हैं आप क्या मैं बोल रहा हूं? अब नेक्स्ट स्टेज पे जो बोल रहा हूं आपको, ये जातक 10 नंबर की एनर्जी लेके पैदा हुआ तो ये मेहनत करेगा, इसको दूसरों की मतलब बहुत खून पसीना बहाएगा, शनि की एनर्जी लेके पैदा हुआ है। लेकिन अब जब शनि की एनर्जी से इसने मेहनत कर ली तो अब इसका ट्राइन में एनर्जी किसकी मिल रही है? यहां देखिए किसकी है ये 2 नंबर? ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ मैंने क्या बोला? बैल, मेहनत, कंटिन्यूअस, सारी उम्र करता रहा ना जब तक खेलता रहा। करेक्ट है। ठीक है। और 6 नंबर किसकी मैंने बोला? कंटिन्यूअस अपडेट। नहीं, 6 नंबर मैंने बोला कि वो हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहेगा। आपने सचिन के खेल में देखा ना, कंटिन्यूअसली उसने अपने आप को इंप्रूव किया ना। बराबर है। तो ये चीजें, और उसने मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन मतलब पैसा, पैसा फाइनली पैसा मिला ना। बराबर। तो जातक जैसा होगा वहां से स्टार्ट होगा और इन 2 राशियों का फ्लेवर आगे चल के बढ़ेगा। ये एनर्जी की बात मैंने की। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? आगे मैं अब इसको डिफिकल्ट करने जा रहा हूं, इसी के सचिन के जीवन को। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। अब आप देखिए, मैंने बोला था जो 7th एस्पेक्ट है वो जातक का 110, ये जो 7 बैठे हैं मंगल है, ये कितने % दे रहा है? विपुल जी आपका क्वेश्चन है, मंगल 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, मंगल 100% दे रहे हैं। और शनि कितना दे रहा है? 75%। 75%। वेरी गुड। तो जुपिटर को मंगल तो 100% दे रहा है, लेकिन जुपिटर को सैटर्न कितना दे रहा है? 75%। ये मेहनत 100% करेगा तो इसको प्रोफेशन में कितना रिजल्ट मिलेगा?